हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन लाए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी की डेट भी आ गई है और मेहनत से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए और अपना सपना साकार कर दीजिए, क्योंकि 2017 के बाद आपका पेपर हो रहा है। जितने साल आपने इंतज़ार किया है तो इस टाइम को आप गवाइए मत, क्योंकि फिर वैकेंसी कब आए कोई भरोसा नहीं है। आपके पास 1 महीने का टाइम है। हमारी संस्था से जुड़िए ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से और मेहनत से पढ़ाई करिए। जितना हो पाए आप मैक्सिमम पढ़ाई करिए इस समय। क्यों? क्योंकि 1 महीना बचा है और 1 महीने आप मेहनत कर लिए ना तो पूरी ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छे से कटेगी, क्योंकि आपके पास अच्छी जॉब होगी, अच्छा पैसा होगा, समाज में इज्जत होगी। तो आप मेहनत से पढ़ाई करिए। और इसी के साथ हम अपना आज का करंट का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करेंगे आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, वह यह है कि 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो भी हाल ही में बेटा बैठ के मेजबानी बैठकों की मेजबानी होनी है या जो बैठकें होनी है, तो अभी हाल ही में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। वही सी बात बेटा, जो इनकी बैठकें होगी उसका हेड कौन होगा, उस बैठकों की मेजबानी कौन करेगा। तो आप बात करेंगे आपका भारत देश। जो आपका 13वीं जो बैठक होगी ब्रिक्स सम्मेलन की, उसकी मेजबानी भारत कर रहा है। कुछ आप जान लीजिए जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके बारे में, वो आप जान लीजिए। अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स, इसमें कौन कौन से ब्रिक्स में ब्राज़ील है, आपका रूस है, चीन है, भारत और दक्षिण अफ्रीका है, के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत वर्ष सन 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और भी हमने कल क्वेश्चन आपको बताया था कि जो बेटा ब्रिक्स देशों की जो बैंक होती है उसका बैंक का नाम क्या होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। उसमें हाल ही में आपके 3 नए सदस्य शामिल किए गए हैं। आपके 5 तो ये थे ही, 3 आपके और शामिल किए गए, UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, कल हमने बताया था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बात करेंगे कुछ और बातें, अगर ब्रिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो अगर आप देखेंगे ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और इससे पहले ब्रिक्स में सिर्फ 4 देश थे जिनको ब्रिक के नाम से जाना जाता था। लेकिन आप देखेंगे अगर सन 2010 में एक नया देश इसमें जोड़ लिया गया, जिसका नाम क्या था, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इसीलिए इसमें क्या हो गया, ब्रिक में आपका S जुड़ गया और आपका क्या हो गया, ब्रिक्स। तो वर्तमान में इसमें कितने देश हैं आपके, 5 देश हैं। अगर स्थापना की बात करोगे तो सन 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, ब्रिक्स सम्मेलन ब्रिक्स की, तो आप सन 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी। फिर अगर बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे ब्रिक्स के सदस्यों की अगर बात करेंगे, B से आपका ब्राज़ील, R से आपका रसिया हो जाएगा, I से आपका इंडिया हो जाएगा, C से आपका चाइना और S से आपका साउथ अफ्रीका। तो आपके इतने कंट्रीज हैं। फिर अगर आप बात करेंगे ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, सन 2009 में। बात कर देखेंगे आप, स्थापना सन 2006 में हो चुकी है, लेकिन बैठक होते होते 3 साल का समय बीत गया। जो इसकी पहली बैठक होती है वो सन 2009 में होती है और कहाँ होती है, रूस के एकातेरिनबर्ग शहर में। कहाँ, रूस के एकातेरिनबर्ग शहर में। फिर अगर आप बात करेंगे जो इससे पहले जो बेटा बैठक हुई थी आपकी, वो कब हुई थी, सन 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की थी, आपके रूस ने अध्यक्षता की थी। और 13वें की कौन कर रहा है, आपका भारत कर रहा है। फिर अगर देखेंगे ब्रिक्स देशों की जो जनसंख्या की बात करेंगे, ब्रिक्स देशों में जो 5 देश हैं, इसमें अगर बात करेंगे दुनिया की 40% आबादी सिर्फ इन्हीं 5 देशों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा आपका चीन है, फिर भारत है, फिर और भी बात करेंगे ये सब भी, अगर जो साउथ अफ्रीका है, रूस है, ब्राज़ील है, आपके यहाँ पे जनसंख्या कम नहीं है। तो अगर मात्र 5 देशों में विश्व की आपकी 40% जनसंख्या निवास करती है। और लास्ट में अगर बात करेंगे ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम क्या है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम है। इसी में भी हाल ही में 3 नए सदस्य आपके जोड़े गए हैं, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बात करते हैं, देखेंगे अमेरिका, चीन, रूस
अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़कर कौन सा देश 2 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, चीन की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, तो ये लोग अभी ज़्यादा कम उम्र के लोगों को टीकाकरण भी नहीं कर पाए। भारत की अगर बात कर लीजिए तो 18 साल के लोगों को ही वैक्सीन बहुत मुश्किल से मिल रही है, दिन आप लाइन लगो। लेकिन इसी समय आपके एक देश है जिसका नाम क्या है? क्यूबा। इसने कमाल कर दिया है, इसने अपने यहाँ 2 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगा दी है, क्योंकि सबको पता है जो तीसरी लहर से सबसे ज़्यादा खतरा है वो बच्चों को ही है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। फिर अगर बात करेंगे, एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करेंगे, द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक इनमें से कौन सा विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर है? अर्थात अगर जितने भी विश्व के बात करेंगे जो नेता हैं, उनमें से सबसे लोकप्रिय नेता आपके कौन चुने गए हैं? तो इसमें अगर बात करेंगे आप नरेंद्र मोदी, ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और भी कुछ इसके बारे में आप जानिए। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं, जबकि मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर दूसरे स्थान पर, और इटली के प्रधानमंत्री जिसका नाम क्या है, मारियो द्राघी, ये तीसरे नंबर पर हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें स्थान पर हैं, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ये 48% रेटिंग के साथ 6ठे स्थान पर रहे हैं। तो कम से कम आपको पहला स्थान याद रखना है नरेंद्र मोदी का। दूसरा अगर स्थान बात करेंगे आप तो मैक्सिकन राष्ट्रपति हैं आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर का, 2 तो कम से कम आप याद ही रखिए। फिर अगर बात करेंगे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो इस जीव के बारे में अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो जानिए। जो ये डुंगोंग एक जीव है बेटा, एक समुद्री जीव है। अगर बात करेंगे, ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। बहुत सारे जानवर हैं जो भारत से विलुप्त हो गए हैं, कुछ विलुप्त होने के कगार पे हैं और कुछ के हालात बहुत ख़राब हैं, तो इसीलिए इनके संरक्षण के काम किए जा रहे हैं। तो एक नया प्रयास किया गया है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में कुछ अगर जान लीजिए आप, भारत के तमिलनाडु राज्य में देश का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व संरक्षण स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसे मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के क्षेत्र में, बेटा पाक नहीं पाक लिखा है आपका, पाक की खाड़ी के क्षेत्र में एक समुद्री संरक्षण के तौर पर इसे बेटा स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु के वन मंत्री, इनका नाम क्या है, रामचंद्रन ने कहा है कि इन्हें बचाने के लिए सामुदायिक भागीदारी के साथ तमिलनाडु में डुंगोंग समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। इतनी बातें आप याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर इसी के साथ बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टोक्यो पैरालंपिक की बात है। अगर बात करेंगे इसमें, टोक्यो पैरालंपिक सन 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बात करेंगे, भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, और 19 पदक जीत कर बेटा टोटल लिस्ट में कौन कौन सा स्थान पर रहा है? 24वें स्थान पर रहा है। अगर 19 पदक की आप बात करते हैं तो इसमें 5 आपके स्वर्ण पदक हैं, 1 आपका रजत पदक है, और 6 आपके कांस्य पदक शामिल हैं। और भी अगर देखेंगे टोक्यो पैरालंपिक की बात कर रहे हैं, तो टोक्यो पैरालंपिक में जो भारत को पहला पदक दिलाया था वो किसने दिलाया था? भाविना पटेल ने दिलाया था। और जो सन 2021 में आपके टोक्यो पैरालंपिक हो रहे हैं ये 20 वाले हैं, लेकिन कोरोना की वजह से 20 में नहीं हो पाए, इसीलिए 21 में हो रहे हैं। ये कौन सा संस्करण है? ये 16वां संस्करण है, अर्थात इससे पहले 15 टोक्यो पैरालंपिक और हो चुके हैं। इतनी बातें आप इसमें याद रखिए। फिर अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बात करेंगे सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के मध्य आयोजित होगा? आपके लिए जितने भी आपके सैनिक अभ्यास वाले क्वेश्चन रहते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सूर्य किरण जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ये हर वर्ष की अगर बात करोगे भारत और नेपाल के मध्य ये आयोजित होता है, तो भारत और नेपाल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, 8 सितंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 सितंबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका? तो विश्व साक्षरता दिवस आपका ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो बच्चे टेट और सुपर टेट की तैयारी करें उनके लिए ज़्यादा तो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके सिलेबस में ही है बेटा साक्षरता चैप्टर। फिर अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं आप, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आज का जो सब और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम बताइए जिसे विशाखापत्तनम से कमीशन किया जाएगा। मतलब भारत का ऐसा पहला जहाज कौन सा है अगर कोई देश हम पे मिसाइल से हमला करता है, इसी को बोलते हैं बेटा मिसाइल ट्रैकिंग जहाज। मतलब अगर कोई देश हम पे मिसाइल से हमला करता है तो ये जहाज दूर से ही पता लगा देगा कि ये मिसाइल हमारे पास तरफ आ रही है, फिर भारत की सेना क्या करेगी, उस मिसाइल को रास्ते में ही मारकर गिरा देगी। तो भारत का पहला जो बात का मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, इसकी अगर बात करेंगे, अगर ट्रैकिंग जहाज की बात करेंगे तो इसका नाम है ध्रुव। ये काम क्या करेगा, अगर कोई देश हम पे आक्रमण कर रहा है उसकी मिसाइल को ट्रैक कर भारत के सेना को बता देगा ये मिसाइल आ रही है, तो भारत की सेना इनको रास्ते में ही मार गिराएगी। फिर अगर बात करिए इसके बारे में थोड़ी और, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को विशाखापट्टनम से कमीशन किया जाएगा। इस जहाज का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा किया गया है। और देखो बात करेंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको DRDO बोलते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद की अगर बात करेंगे इसको DRDO बोलते हैं। तो आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन के सहयोग से किया गया है। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक के विषय में है द ब्लाइंड मैट्रियार्क। क्या नाम बेटा, द ब्लाइंड मैट्रियार्क। ये पुस्तक बेटा किसने लिखी है, तो बात करेंगे नमिता गोखले ने यह पुस्तक लिखी है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। फिर अगर आप बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की मांडा, एक भैंस है जिसका नाम क्या है, मांडा भैंस। तो किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया, या किस राज्य की जो मांडा भैंस है उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए प्रयास कर रहा है, तो आपको कौन सा राज्य हो जाएगा, ये उड़ीसा राज्य में आपकी मांडा भैंस पाई जाती है। फिर अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आज आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि पत्रकार कल्याण कोष की योजना किस राज्य ने की है। पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना किस राज्य ने की है, तो आप बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। क्योंकि बेटा देखते हो कोविड-19 में पत्रकार लगातार बहुत मेहनत करते हैं और हमें न्यूज़ उपलब्ध कराते हैं पूरे देश में क्या माहौल है। इस समय अगर बहुत सारे जो पत्रकार हैं जिनकी मृत्यु भी हो गई है, तो उन्हीं के लिए ये पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य ने की। अगर इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और राज्य ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत, वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार को क्या करेगा, 5,000 रुपये मासिक जो पेंशन अभी तक मिलती थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10,000 कर दिया है। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बनेंगे। कहाँ शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ में। कितने इलाज के लिए पैसे दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए इलाज के लिए दिए जाएंगे। और जो पत्रकारों को बड़ा वरिष्ठ पत्रकार है उनको जो मासिक पेंशन 5,000 रुपये मिलती है, इससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इसको 10,000 कर दिया गया है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट जिसका नाम क्या है, सुहास लालिना केरे। नॉर्मल इनका नाम हम लोग सुहास यतिराज ही पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरा नाम है सुहास लालिना केरे यतिराज ने पैरालंपिक खेलों में पदक जीता है। ये बेटा अगर बात करोगे बहुत बड़ी बात होती है, कोई IAS अधिकारी, कोई DM अगर कोई पदक जीतता है बड़े खेलों में, तो पहली बात आप देखते हो DM को इतना टाइम नहीं मिलता है क्यों, अपने लिए टाइम निकाले, लेकिन उन्होंने टाइम निकाल कर मेहनत की और पहला ओलंपिक खेलों में पदक भी जीता। वो DM कहाँ के थे आपकी बात करोगे, वो नोएडा के थे। नोएडा को ही बेटा हम लोग गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर भी नोएडा को हम कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। फिर अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग और किस विश्वविद्यालय ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आपकी बात करोगे जो आपका हो जाएगा गुजरात विश्वविद्यालय। आपको देख रहे हैं किसानों के हालात कितने खराब हैं और कृषि क्षेत्र में भी बहुत सारे हमें तरक्की करनी है, बहुत सारा काम करना है, तो इसीलिए बेटा क्या किया गया, गुजरात राज्य से समझौता किया गया। अगर इसके बारे में आप देखेंगे, नीति आयोग और गुजरात विश्वविद्यालय ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है आपके प्रेजेंट में, राजीव कुमार। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने IIS द्वारा प्रस्तुत कृषि उद्यमिता और मूल श्रृंखला प्रबंधन में भारत का पहला MBA पाठ्यक्रम भी लॉन्च किया। बहुत बड़ी बात हो जाती है बेटा, कृषि के क्षेत्र में आपको डिग्री भी आपकी नई लॉन्च की, जिसका नाम क्या है, MBA। ये कृषि के क्षेत्र में आपको डिग्री दिया जाएगा। कृषि कैसे करें, कृषि का विकास कैसे करें, कैसे कैसे कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन करना, बहुत सारी चीजें इसमें आपको सिखाई जाएंगी। फिर अगर आप बात करते हैं
भारतीय नौसेना और किस देश के मध्य द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास जिसका नाम क्या है ऑनसिडेक्स, ऑनसिडेक्स क्या नाम है ऑनसिडेक्स के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई है। तो अगर आप बात करेंगे भारतीय नौसेना और रॉयल इंडियन नेवी किसके मध्य बेटा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी बेटा, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी सॉरी बेटा। तो आप याद रखिएगा भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के मध्य क्या किया गया है ऑनसिडेक्स के चौथे संस्करण की शुरुआत की गई है। हमने बताया था बेटा आपको जो सैनिक अभ्यास किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं क्यों, क्योंकि लगातार कोई युद्ध होता नहीं है तो सेना लड़ने के तरीके न भूल जाए, हथियार चलाने को न भूल जाए, हथियार का प्रयोग न भूल जाए, इसलिए लगातार क्या किया करती है वो आपके सैन्य अभ्यास किया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टूरिस्ट विलेज नेटवर्क, तो किसने लॉन्च किया है आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से। पहले आपका राज्य हुआ करता था कि सन 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो भागों में बांट दिए हैं, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, इसलिए दो क्वेश्चन में दोनों लिखा है किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोस्ट जिसका नाम क्या है आईएनएस सावित्री किस देश में चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा है, किस देश में बेटा पहुंचा है, तो ये बांग्लादेश में पहुंचा है। सागर मिशन के तहत बेटा कहां पहुंचा है, ये बांग्लादेश पूछा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर आप बात करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद हसन अखुद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, किस देश के बेटा प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप बात करोगे ये अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है अभी वहाँ पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, कब्जे के 3 दिन बाद अपनी सरकार की घोषणा कर दी है, तो आपके अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ और इसके बारे में जान लीजिए अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 3 सप्ताह के बाद वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और यह देश अब आधिकारिक तौर पर बेटा इसका नाम भी बदल दिए हैं। अब पहले अफगानिस्तान हुआ करता था, अब इसका पूरा नाम क्या हो गया है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान बन गया है। तालिबान की अंतरिम सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुद को क्या बनाया गया बेटा प्रधानमंत्री बनाया गया, इतना आप याद रखिएगा। फिर कुछ अफगानिस्तान से और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वो भी याद रखना है। बात करोगे जैसे भारत ने किस देश की काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया था बेटा, तो किस देश में है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की काबुल नदी पर जो सहतूत बांध बनाया गया था उसका पूरा और पूरा खर्चा भारत ने वहन किया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप बात करेंगे डूरंड रेखा, डूरंड रेखा किन 2 देशों के मध्य है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी कह सकता है, भारत और अफगानिस्तान भी कह सकता है बेटा। रियल की अगर बात करोगे, अगर हम यहाँ पर भारत का मैप बना देते हैं, अगर ऊपर ये भारत का अगर मैप आप देखोगे, ये भारत का जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर बेटा यहाँ का जो इतना क्षेत्र है इसको हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये भारत का क्षेत्र है लेकिन पाकिस्तान में के कब्जे में है, तो यहीं से अफगानिस्तान और भारत की सीमा मिलती है, तो इसलिए भारत और अफगानिस्तान कह सकता है या पाकिस्तान अफगानिस्तान कह सकता है। दोनों के बाद यही रेखा होगी जिसका नाम क्या है डूरंड रेखा। फिर आप बात करेंगे और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा अफगानिस्तान से, कई बार पूछा है। सोरा किस देश की संसद का नाम है बेटा, अफगानिस्तान की जो संसद है उसको हम सोरा कहते हैं। क्या, जैसे हमारे यहाँ की जो संसद है उसको हम लोग संसद कहते हैं या इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, उनके यहाँ की संसद का नाम क्या है सोरा है। फिर यहाँ से बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है। तो आप बात करोगे अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे कम अपनी सीमा को टच करता है, तो कौन हो जाएगा बेटा अफगानिस्तान। मात्र 106 किलोमीटर, क्या बेटा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान, और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है बेटा पीओके, मतलब बेटा जो टच होता है ये भाग ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो सबसे छोटी जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा वो अफगानिस्तान के साथ है, और जो सबसे बड़ी हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश देश के साथ है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ है। दोनों क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल जिनका नाम क्या है बेनी रानी मौर्य, बेनी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आपकी बात करेंगे ये उत्तराखंड के राज्यपाल, तो उत्तराखंड के राज्यपाल बेनी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। बेनी रानी मौर्य ने वर्ष सन 2018 में उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। इन्होंने तत्कालीन राज्यपाल के पॉल की जगह ली थी, जबकि वे इससे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा में मेयर भी
रही हैं। तो आपको यहाँ से मत याद करिएगा, आपके लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है जहाँ से ये आपका उन्होंने से, इतना सिर्फ याद रखिएगा कि उत्तराखंड की राज्यपाल थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दिया किसको है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिए। किस राज्य की हैं? उत्तराखंड की। फिर अगर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी ने पल्स नामक इंटरेक्टिव वेबसाइट पेश की? बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्स नामक एक वेबसाइट पेश की है किस पेमेंट कंपनी में? तो इसका नाम है बेटा फोन पे। क्या नाम है? फोन पे। फोन पे के माध्यम से बेटा क्या करते हो आप लोग? पैसे वैसे पेमेंट करते हो, तो वही आपका फोन पे है। तो आप याद रखोगे, भारत के फिनटेक प्लेटफॉर्म फोन पे ने हाल ही में पल्स नामक एक इंटरेक्टिव वेबसाइट पेश की है जिससे वर्चुअल भुगतान पर डाटा, अंतर्दृष्टि और प्रमुख रुझान शामिल हैं। इस वेबसाइट पर भारत के इंटरेक्टिव मानचित्र पर ग्राहकों द्वारा किए गए लाखों लेन देन की सुविधा है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं, आपके लास्ट क्वेश्चन है, अगर बात करेंगे इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा के चारों ओर अपने 9000 परिक्रमा पूर्ण कर लिए हैं? तो भारत आपका कौन सा इसरो का मिशन था? तो आप बात करोगे चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 भी आपके लास्ट ईयर भेजा गया था आपका, और ये सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था और चंद्रमा के चारों ओर घूमते घूमते उसने क्या कर लिए हैं? 9000 परिक्रमा पूरी कर लिए। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसरो के स्पेस मिशन चंद्रयान 2 ने हाल ही में चंद्रमा के चारों ओर अपनी 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली है। इसरो प्रमुख क्या नाम है बेटा? इसरो के प्रमुख कौन है वर्तमान में? के सिवान। पूछ सकता है आपसे भी क्वेश्चन। तो के सिवान ने सन 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया था। साथ ही चंद्रमा 2 द्वारा ऐसे 2 तत्वों क्रोमियम और मैग्नीज का पता लगाया गया था जो तीव्र सौर अग्नि की घटनाओं के दौरान कुछ स्थानों पर थे। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 ने यह पता लगाया है कि चंद्रमा पर क्रोमियम और मैग्नीज धातुएं भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करोगे, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? तो आपका INS अन्वेष। क्या नाम है? INS अन्वेष नाम है। देखो बेटा है क्या, तो वो मिसाइल को अगर आप परीक्षण करते हो तो किसी ना किसी स्थल से करते हो और समुद्र में जाकर गिरती है, अगर वो पूरी तरह से सफल होती है तो आपको बोलते हैं मिसाइल परीक्षण सफल हुआ। अब क्या किया जाएगा? समुद्र से ही समुद्र में परीक्षण कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का गठन कर दिया, बनाया गया, जिसका नाम क्या है? INS अन्वेष। इस पे से क्या किया जाएगा? समुद्र में ही मिसाइलों का परीक्षण कर लिया जाएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन आप पढ़िए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम फिर कह रहे हैं बेटा पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा चांस है, सब लोग मेहनत करिए, मिल के पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। जॉब लेना है, हमारा नारा है जॉब लेना है। कुछ भी हो जाए, हमारा एक और एक मात्र एम है, हमें जॉब लेना है बस, बाकी हमें किसी से नहीं मतलब है। ऐसी सोच रखिए आप। धन्यवाद बेटा, कल फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।